ठीक है मंत्री जी। अपनी जनता पार्टी संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में भ्रमण पर निकली हुई है। ये चौथा चरण का दौरा मेरा आज देवीपाटन मंडल में चल रहा है। कुल मिलाकर के इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला विधानसभाओं को आच्छादित करते हुए जनता से हमारी दो अपीलें हैं। एक तो 400 के पार का नारा देने वाले लोग आज बैसाखी पे आ गए, इसलिए संविधान तो बच गया, लेकिन अभी भी आसन्न खतरे संविधान पर मंडरा रहे हैं। आज डबल इंजन की भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए किए लड़के, यानी हाईली क्वालिफाइड लड़के नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग में 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। यह देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। वहीं दूसरी ओर महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। जो लोग महंगाई खत्म करने का वादा करके सत्ता में आए थे, उनकी ही सत्ता में आज महंगाई आसमान पर पहुंच गई। उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में सरकार पूरी तरह फेल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में गरीबी बेतहाशा बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रमाण पत्र देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। इसका मतलब है 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई है। और अगर 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई, तो स्वाभाविक रूप से ये 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना नहीं दे सकते। अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर बनाने का सपना नहीं दे सकते। अपने बेटे बेटी को आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या पीसीएसजे या साइंटिस्ट बनाने का सपना नहीं दे सकते। इसका मतलब है मोदी जी इस देश को गरीब, लाचार, बदहाल बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर लॉलीपॉप देते हैं विश्व गुरु बनाने का। 80 करोड़ लोग जिस देश में गरीब हों, वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में घोषणा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य देने का। अब तक लाभकारी मूल्य तो दिया नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर 3.5 साल से किसान दिल्ली शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। आज तक उनकी एक मांग भी नहीं पूरी हुई। अलबत्ते छुट्टा जानवर किसानों की फसल चल के चौपट कर दे रहे हैं। ये उन पर अलग से आफत का पहाड़ टूटा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करने के बावजूद भी इन आवारा पशुओं और छोटा जानवरों पर किसी प्रकार का प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाए, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 4 महीना पहले उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए, जो सरकार की असफलता का सबसे जीता जागता उदाहरण है। और वहीं पर दूसरी ओर भाजपा की जो साजिश है ग्रामीण शिक्षा खत्म कर दो, उसका भी ये दृष्टांत है। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की कोशिश अलग की जा रही है। आज जब से भाजपा सरकार आई है, एससी, एसटी, ओबीसी का संविधान प्रदत्त आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया है। यहां तक कि बड़े पैमाने पर भेदभाव के शिकार एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हो रहे हैं और जनरल मेरिट से भी हायर मार्क्स गेन करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी की
लड़कों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के बैरंग वापस कर दिया जाता है। इसी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज इस देश और इस प्रदेश के SC ST OBC पर बड़े पैमाने पर बेतहाशा जुल्म जातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। आज आए गए दिन किसी न किसी SC ST OBC या मुस्लिम समाज के नौजवान की हत्या आम हो गई। आए गए दिन SC ST OBC की महिलाओं के साथ बलात्कार दुराचार की घटना भी सामान्य हो गई है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि इसी वर्ग की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर लाश फेंक दी जाती है और बाद में उसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जाती है। अगर पीड़ित न्याय की गुहार करता है तो न्याय देना तो दूर, FIR लिखना तो दूर, उल्टे पुलिस धमकी देती है कि तुम मामले को रफा दफा कर लो, समझौता कर लो, अन्यथा तुम्हें उल्टे केस में फंसा दिया जाएगा। आज हमारी मांग में यह भी शामिल था कि जातवार जनगणना कराने का, यद्यपि माननीय केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम जातवार जनगणना कराएंगे, लेकिन जब तक जातवार जनगणना कराते नहीं है वो हमारे मुद्दे में शामिल रहेगा, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में लगातार अंतर दिखाई पड़ता चला आ रहा है। इसलिए हम उसको सच तभी मानेंगे जब व्यवहारिक रूप में उसको अमली जामा दिया जाएगा। इसी के साथ ही साथ आज सरकार ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बारी बारी से सबके साथ धोखा किया, सबके विश्वास का कत्ल किया और अपने सत्ता स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये इतनी घटिया राजनीति करने उतर आए हैं, ये तो देश को भी बेचना शुरू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिया, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। जबकि कल्याणकारी सरकारें हमेशा निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती हैं। जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होता है तो रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, नए रोजगार के अवसर आते हैं, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हो जाती हैं। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कि जिन सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, निजी हाथों में बेचकर उन नौजवानों की उम्मीदों का भी गला घोट दिया। आज जिस तरीके से सरकार फेल हो चुकी है, जनता की जवाबदेही से मुकर चुकी है, इसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। जनता के साथ जो भाजपा धोखा कर रही है, उस धोखे से हम जनता को सावधान करने के लिए इस यात्रा के माध्यम से उनके बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के कारण ये हमारी यात्रा आज प्रदेश भ्रमण पर निकली हुई है, जो आज गोंडा है और यहाँ से फिर आज बलरामपुर की ओर रवाना हो। आपने कहा तो आपको क्या लगता है मौजूदा स्थिति परिवेश में कौन है जो सरकार बनाने के लिए हो, जो समाज का और देश का विकास करे? देश की आजादी के बाद अब तक सरकारें बहुत बनती आई हैं और आगे भी बनती रहेंगी। कोई भी सरकार जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो स्वाभाविक रूप से जनता कभी न कभी उसको बाहर का रास्ता दिखाती है। इसलिए आज परिस्थितियां कमोबेश वैसी ही पैदा हो रही हैं कि अभी इनके भी विदाई का वक्त आ गया। मौजूदा स्थिति, मेरे सवाल था कि मौजूदा स्थिति में कौन ऐसा है जो लगता है आपको कि देश को आगे बढ़ा सकता है? कोई उम्मीद किया था क्या 14 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? इसलिए परिस्थितियां पैदा होती हैं और परिस्थितियां सरकार बनाती हैं, परिस्थितियां सरकार बिगाड़ती हैं। किसी के पार्टी के नाम से पहले ये रस्सी नहीं रहती है कि ये सरकार बनाएगी। जनता समय समय पर मुद्दों के साथ खड़ी होती है, सरकार बनाती है और मुद्दों पर फेल हुई सरकार को गिराती भी है। क्या माने सपा कांग्रेस सपा कांग्रेस की सरकार नहीं स्पष्ट करें। जैसे आपने अभी कहा कि कोई पार्टी नहीं, तो क्या सपा और कांग्रेस की
मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं और नया परिवर्तन कभी भी हो सकता है। ये अभी तक होता चला आया है, कोई नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जब चाहती है, जब सड़क पर निकलती है, तो पटकनी देती है। इसलिए किसी को इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम परमानेंट सत्ता में आए। जनता के हित के लिए सरकारें आती हैं और अगर चूक हो जाती है तो उनकी विदाई भी हो जाती है। 2027 में 2027 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। ये सुनिश्चित करके ये यात्रा पूरे प्रदेश में तब तक चलती रहेगी जब तक भाजपा विदा नहीं हो जाएगी। 2027 में वो करके दिखाएंगे। कैसे विदा करेंगे आप? आपका कुनबा छोटा है, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ाएंगे 2027? कुनबा छोटा और बड़ा हो जाता है। आज हम 403 विधानसभाओं पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रही बात, कोई क्या ये नहीं जानता क्या कि भारतीय जनता पार्टी 14 साल तक उत्तर प्रदेश में वनवास झेली है। आज ये कोई करिश्मा नया नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे तक सत्ता के बाहर रही है, सत्ता में आई है। इसी प्रकार से सत्ता में बाहर रहने वाली पार्टियां समय पर आती भी हैं, जाती भी हैं। यही लोकतंत्र है। आपने कहा कि जनता की अपेक्षा जो है वो कोई भी सरकार खड़ी नहीं कर पा रही है। अगर मान लीजिए मौका आपको 2027 में मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या लगता है आपको किस तरीके की सरकार आप भाई देखिए, कुल मिलाकर के आज विशेष रूप से प्राय सभी सरकारें नौजवानों को बड़े पैमाने पर नौकरियां देने की व्यवस्था करती थी। रोजगार सृजित होते थे, नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाते थे। आज तो जहां से नए रोजगार पैदा होने चाहिए वहीं पर विराम लग गया है। सरकारी नौकरी कोई भर्ती नहीं होगी। सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। रोजगार के अवसर मर रहे हैं, जबकि सरकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। आज भारत देश को बेचने वाले लोग इस देश के हितैषी नहीं हो सकते। जो देश को बेचना शुरू कर दिए हैं वो इस इंडिया कंपनी की तरीके से देश की सारी संपदा को अपने चहेते उद्योगपतियों की तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। देश की जनता के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि जो मोदी जी कभी लोगों की जुबान पर रहते थे, आज वो खुद कटघरे में खड़े हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से योगी सरकार ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, कैसे देखते हैं, कितना इससे असर होता है? देखिए, कुल मिलाकर के योगी सरकार जाति अहंकार में काम कर रही है। जो भी मारे जाते हैं, दलित होंगे, आदिवासी होंगे, पिछड़े होंगे, मुसलमान होंगे, सबसे ज्यादा अपराधी हिस्ट्री सीट अगर उठा के देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं। उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता? उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला जाते? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए आज पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जात-पात का नंगा नाच चल रहा है और जात-पात के आधार पर सरकार इस प्रकार की घटिया कार्रवाई कर रही है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा कांग्रेस ने पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा को बता दिया है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलता को छिपाने के लिए इस प्रकार के तरह तरह के शिगोभेबाजी करती है। इससे भी जनता को सावधान रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने पापों का चादर दूसरे पे डालने की कोशिश हमेशा करती रहती है। आप कैसे दें? अब ये इसका उत्तर तो राहुल गांधी देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने मीडिया में खुलासा किया कि पाकिस्तान पर हमला करने के पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया। ये कौन सा दोस्ताना कुश्ती है? ये कौन सी नूरा कुश्ती है कि भाई आप कहीं दुश्मन पर हमला किया जाता है उसको बता के भी किया जाता है? हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम आतंकवादियों को हटा दो, आतंकवादियों को बचा लो जहां बचा नहीं सकते हो, आतंकवादियों के ठिकाने से आतंकवादियों को सुरक्षित जगह पहुंचा दो, इसलिए बताते हैं। स्वाभाविक रूप से ये देश के प्रति कहीं न कहीं विश्वासघात हुआ है और
ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया गया है। अगर हमला हुआ था तो जब तक सारे आतंकवादी मार नहीं गिरा दिए जाते, मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता, तब तक ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 26/11 हुआ, संसद पे हमला हुआ और यहाँ सेनाएं तैयार थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के वजह से कुछ नहीं हो पाया पाकिस्तान का। मोदी जी ने घर के अंदर घुस के मारा है, उनको तहस नहस कर दिया। उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि यह उग्रवाद है। आपको शायद ये नहीं मालूम, कभी इंदिरा गांधी ने ही पाकिस्तान के परखचे उड़ा दिए, बांग्लादेश पाकिस्तान को सरेंडर कराया। मोदी जी क्या किया? तमाशा किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश की बहनों को की आंख में धूल झोंकने का काम किया। सारे आतंकवादियों को जब तक सूखा नहीं साफ हो जाता तब इनको युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर का देशवासियों ने स्वागत किया था, लेकिन उसकी हवा माननीय प्रधानमंत्री स्वयं निकाल दिए, टाइट फिक्स कर दिया। और सबसे बड़ी चीज, सरकार खुद अपने पापों को खुलासा कर रही है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने के पहले पाकिस्तान को बता दिया, इसलिए कि आतंकवादियों को अपने सुरक्षित ठिकाने पहुंचा दे। इसलिए स्वाभाविक रूप से सरकार का यह रवैया देशद्रोह में आता है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, देश के लोगों के साथ विश्वासघात है। सेना ने तो बहादुरी काम किया, 24 घंटे के अंदर उस यहाँ पर ताकत दिखाई, लेकिन भाजपा के लोग सेना को गाली देने पर तुले हुए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से भाजपा मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने गंदी बातें करके पुलिस का, सेना का हौसला गिराया, हमारे फौज का हौसला गिराया, स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मनाक है। बधाई देता हूँ माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कराने और आपराधिक घटना चलाने की उन्होंने आदेश दिया। फिर भी ये बेशर्म सरकार अभी तक उस मंत्री को बचाने में लगी हुई है। वहीं पर एक दूसरे डिप्टी CM मध्य प्रदेश कहते हैं देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री की जूती के नीचे है। जो देश की रक्षा करता है, जो अपनी जान को हथेली पर रख करके देश के लोगों की रक्षा के लिए 24 घंटे बॉर्डर की सुरक्षा करता है, उसका हम अपमान करेंगे? जिसको सर माथे बैठाना चाहिए, जिसको सम्मान देना चाहिए, उसको ये पैर के जूती तले बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार को तत्काल पद से उनका इस्तीफा लेना चाहिए, पद से उनकी छुट्टी देनी चाहिए। लेकिन ये सरकार बचाने में लगी है, इसका मतलब है इस बात के भागीदार भाजपा के बड़े नेता भी हैं। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने प्रियंका सिंह के जांच पे कह दिया, आप क्या कोई कदम उठाएंगे? कोर्ट प्रोफेसर राम गोपाल ने भी सेना पर या सेना के अधिकारियों पर जासूसी शब्दों का प्रयोग कर PDA के नाम पर जो राजनीति की है, घिनौनी राजनीति है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। नहीं, निंदा करने नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कोई पत्रकार भी जा सकता है, इसके लिए कोई पत्रकार भी हाईकोर्ट जा सकता है। हम जब सामूहिक रूप से इनके कृत्य की निंदा कर रहे हैं तो इनकी सबसे बड़ी सजा यही है कि उनको इस प्रकार के गंदे बयान देने से लोगों से आकर क्षमा मांगी चाहिए। अभी आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया कि उन्होंने बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन 93,000 सैनिकों का उन्होंने सरेंडर कराया और 54 सैनिकों को अपने यहाँ नहीं छोड़ाया, ना POK कराया। ये कैसा राष्ट्रवाद आप देख रहे हैं कि अपने लोगों को नहीं छोड़ाया और उनको सरेंडर करा के छोड़ दिया उनको? ऐसा नहीं है। ये मैं भी उस समय स्टूडेंट था, मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से। सारे के सारे भारत के जितने भी उधर थे गिरफ्तार इधर आए थे और ये उनके 1 लाख लगभग लोग थे, उनको छोड़ा गया था। बिना लिखा पढ़ी में कोई समझौता बिना छोड़ा गया। भाई आपके सैनिक वापस आए, लिखा पढ़ी क्या बात? आपके सैनिक कम थे, उनको पाकिस्तानी गिरफ्त थी, उनको अपने ज्यादा सैनिक ले जाने के लिए, उनको छोड़ना। आप ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ के 54 सैनिक छोड़े गए थे? आप सूची जारी कर दीजिए, नहीं छोड़े गए। ठीक, POK क्यों नहीं छुड़ाया जब इतना बड़े पैमाने पे सरेंडर हुआ? तो अब जो ठेका लेके आए हैं वो क्यों नहीं छुड़वा रहे हैं? आप क्या कहते हैं? नहीं, जो ठेका लेके आए हैं वो क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं? उनके विषय सवाल करिए। आज इंदिरा गांधी जी नो मोर, इस समय वो जिंदा नहीं ना, अभी जो जिंदा, इसलिए कि आप गुणगान कर रहे थे। आप अगर गोदी मीडिया बन के मीडिया बात करेगी, स्वाभाविक रूप से उसको इसी प्रकार को कर दिया जाए। ठीक, अब पहलगाम में जिस तरीके से धर्म के आधार पे हत्याएं की गई, इसको क्या मानते हैं? ये दूषित मानसिकता से दिया गया बयान है। अगर पहलगाम में जांच पूछ करके हत्या की जाती तो मुसलमानों की लाश उस पर नहीं होती।
मुसलमानों की भी लाश थी। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेकार है। और दूसरी चीज मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, यही आतंकवादी थे जिन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया था। यही आतंकवादी थे जिन्होंने लाहौर के बगल एक मदरसे पे हमला करके 500 मुस्लिम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। आतंकवादियों को कोई जात नहीं होती, आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई ईमान नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है। इसलिए हमें खुशी हुई थी जिस दिन सिंदूर ऑपरेशन चला था और सोचा गया था कि अब पाकिस्तान के सारे आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, लेकिन 24 घंटे के अंदर सरकार बैकफुट पे आकर के कहीं न कहीं आतंकवादियों को उसने फिर से एक बार पनाह दे दिया। यानी नरबड़े रुक जाएगा, यानी दबाव में ऑपरेशन जो रोका गया। अभी किसके दबाव में रोका, किसके दबाव में नहीं रोका, लेकिन जो बयान आया कि दोनों देशों के अधिकारियों ने बैठ करके युद्ध विराम की घोषणा कर दी, तो जो हमें पढ़ने में मिला वो यही है। इसके अलावा तो जवाब दे सकती है भारत सरकार। यानी आपका ये कहना है कि ये एकदम गलत है। इसके मतलब जो नरवणे की बीवी कह रही है, जो विधवा हुई है, उसमें उनके पति की हत्या वहां करी थी, वो गलत बोल रही है, आप सही बोल रहे हैं। कौन गलत है कौन सही है? अगर जात पूछ के मारा गया होता तो मुस्लिम की लाशें उस पहलगांव हत्या में नहीं होती। कितने मुस्लिम मरे? आप जाकर देखा जोखा करिए, आप पत्रकार हैं। कितने मुस्लिम मरे? उसमें 4 मरे 6 मरे तो नहीं, कितने? 4 मरे 6 मरे नहीं है, आपको तो जानकारी है, आप तो सब चीज का दावा कर रहे हैं। नहीं, 4 की तो हमें खुद जानकारी है, इसलिए 24 से 4 तो हम खुद जानते हैं। 4 मुस्लिम मरे? नहीं, इतनी लाशें मुस्लिम समाज की मिली हैं, और कितनी हो सकती हैं वहां तो जो हमारे सुरक्षा व्यवस्था के लोग देख रहे हैं, जो लाश उठा रहे हैं, वो रिकॉर्ड देंगे ना। तो ये इस्लामिक आतंकवाद था, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना। ये आतंकवाद था। आतंकवाद होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, आतंकवाद का कोई ईमान नहीं होता। आतंकवादी होते हैं। इसलिए आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार को किसी प्रकार का मुरव्वत नहीं दिखाना चाहिए। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य आप कह रहे हैं कि अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो धर्म के आधार पर उसका क्रिमेशन न किया जाए। भाई आतंकवादी होता है, वो उस मरने के बाद उसके परिवार के लोग कैसे क्रिमेशन करते हैं वो जाने, लेकिन कानून की नजर में वो आतंकवादी होता है और कानून का दुश्मन होता है। ऐसे लोगों को जाति धर्म मजहब से कोई मतलब नहीं होता। आपका ये कहना है कि यदि कोई आतंकवादी अगर मारा जाता है तो तुरंत उसको उसके धर्म के आधार पर क्रिमिनल कर देना चाहिए। आतंकवाद होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, आतंकवाद का कोई ईमान नहीं होता। आतंकवादी होते हैं। इसलिए आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार को किसी प्रकार का मुरव्वत नहीं दिखाना चाहिए। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य आप कह रहे हैं कि अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो धर्म के आधार पर उसका क्रिमेशन न किया जाए। भाई आतंकवादी होता है, वो उस मरने के बाद उसके परिवार के लोग कैसे क्रिमिनेशन करते हैं वो जाने, लेकिन कानून की नजर में वो आतंकवादी होता है और कानून का दुश्मन होता है। ऐसे लोगों को जाति धर्म मजहब से कोई मतलब नहीं होता। आपका ये कहना है कि यदि कोई आतंकवादी अगर मारा जाता है तो तुरंत उसको उसके धर्म के आधार पर क्रिमिनल कर देना चाहिए। भाई कौन कैसे क्या किया जाता है? ज्यादातर आतंकवादी जब मारे जाते हैं, किसी इनकाउंटर होता है तो पुलिस कस्टडी में उसके सब कुछ होता है, इसलिए पुलिस वाले उसको तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, दफनाएंगे, धार्मिक अनुष्ठान से करेंगे, कैसे करेंगे, बहाएंगे, ये पुलिस वाले जानते हैं। आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो आतंकवादी जब मारा जाता है तो ये नियम क्यों लागू होता है? भाई आतंकवादी का धर्म होता तो वो आतंकवादी मुसलमान क्यों मारते? 2025 चल रहा है, 27 में चुनाव है और भाजपा त्रिस्तरीय सर्वे करा रही है कि काम काज के आधार पर, विकास के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर 2 साल पहले सर्वे करना, टिकट काटने की बात करना, क्या भाजपा डरी हुई है क्या? अब भाजपा डरी है या सहमी है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन सभी मुद्दों पर भाजपा बुरी तरह फेल हो चुकी है और इसीलिए भाजपा ने प्रदेश और देश की जनता से धोखा किया। मैं इस यात्रा के माध्यम से मैं उनको सावधान करने के लिए निकला हूं। अपनी जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव है? फिलहाल हमारी तैयारी सभी 403 विधानसभा सीटों की हो रही है, लेकिन मकसद है प्रदेश को भाजपा मुक्त बनाने का। इसलिए 2027 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा,
इसके लिए यदि हमें किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजे खुले। अच्छा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये आतंकवादी घटना कराई, आपकी क्या राय, पाकिस्तान के साथ क्या करना? हमने तो पहले बता दिया कि अगर आतंकवादियों के सफाए के लिए हमला हुआ था तो जब तक आतंकवादियों का सुपड़ा साफ नहीं हो जाता युद्ध बंद नहीं होना चाहिए।